अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बात होती रहती है और पिछले हमने चंद माह में देखा है ये सियासत ही है जिसके इर्द गिर्द सारी बहस जो है वो घूम रही है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी से जुड़े मामलात हैं उन पर बहुत कम बात हुई है। ऐसा नहीं है कि ये मामलात जो है वो ख़त्म हो गए हैं या पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो हल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो गुफ्तगू है उसकी तवज्जो का मरकज़ जो है वो कुछ और मामलात हैं। बहरहाल इस सब के बावजूद जो है वो हमारे जो है इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर हमारे सियासी बयानियों में हमने देखा बहुत ज़्यादा बात जो है वो होती रही है। सियासत में जो है वो इसका जिक्र सियासी पैराए में जो है वो होता रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हुई है। एक तो पाकिस्तान के जो फौज की कमान है वो अब नए फौजी सरबराह जो है वो आ गए हैं। जनरल आसिम मुनीर उन्होंने जो है वो फौज की कमान संभाल ली है। जनरल कमर जावेद बाजवा अपने 6 साल पूरे करके जो है वो रिटायर हो गए। तो ये जो कमान की तब्दीली है ये इदारे के लिए जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है। इससे जो है वो क्या फर्क पड़ने वाला है ये चीज है बहरहाल जिस पर जो है वो नजर रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के मामलात है उनमें सबसे अहम इस वक्त जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर का खत्म होना और फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त एक बड़ा इशू है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर जो है वो काबुल में हमला हुआ, ये बहुत ही गैर मामूली बात थी। जो पाकिस्तान में इस पर जो है वो बहुत कम जो है वो रद्द-ए-अमल जो है वो देखा गया, लेकिन ये एक ऐसा वाकया था जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। फिर जो सीज फायर का ख़त्म होना है उसके बाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात की जो लहर है उस हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हमारी मुआशी सूरत हाल किस तरह हमारी सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात, दीगर हमसायों के साथ हमारे से ताल्लुकात हैं, ये तमाम के तमाम सवाल हैं जो हमारी सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर सियासत भी जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी है, जिसमें सबसे पहले तो जो चीज़ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर जो है वो बात होती है कि ये अदम इस्तेहकाम जो है वो हमारे लिए जो है वो किस कदर जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है या कितना बड़ा जो है वो खतरा है। खदशात इस हवाले से हैं और फिर साथ ही साथ जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या सियासी पोलराइजेशन है हमारे बयानियों के अंदर, ये फिर क्या हम इन सिक्योरिटी के मामलात पर जो कौमी इत्तफाक राय की बात कर सकते हैं वो हो सकती है या नहीं। जो तमाम इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज हमने कोशिश की है कि एक बहस जो है वो रखी जा सके और फिर पूछा जा सके अपने पैनल से कि इन मामलात पर जो है वो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो उनमें जो है वो हमारे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं, फिर दूसरे नंबर पर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी चैलेंजेस हैं, और फिर ये अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला मामला के इन मामलात पर अब आगे किस तरह से बढ़ना है। तो उस पर आज के हमारे प्रोग्राम की बहस है। एक बड़ा स्टीम पैनल जो है वो ज्वाइन कर रहा है। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का आगाज जिस तरह से हम प्रोग्राम से पहले जो है वो बात कर रहे थे कि जो दीगर सवालात हैं उन पर बहस जो है वो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए पहले अफगानिस्तान और ये जो टीटीपी वाला मामला है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और मैं इम्तियाज गुल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ये बड़ी परेशान कुन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। हालांकि जब ये अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमने जो सोचा था या जो उस वक्त जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये डेवलपमेंट्स को देखते हुए कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि उस वक्त जो हमने तवक्कुआत लगा ली थी वो कोई बहुत ज्यादा थी? देखिए रहमान, पाकिस्तान की जो रूलिंग अशराफिया है, चाहे वो मिलिट्री है चाहे सिविल है, उन्हें एक आदत पड़ गई है। वो आदत यह है कि हम अपने घर को दुरुस्त करने की बजाय गैर मुल्की या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उससे उम्मीद लगा लेते हैं। हमने उम्मीद लगा ली थी कि तालिबान आ गए हैं, अफगानिस्तान हमारा हो गया है, लेकिन वो आपको पता है जनरल फैज हमीद साहब पहुंच गए सिरेना में, आपने वो चाय की कप उन्होंने उठाया हुआ है। तो उसने इस किस्म की जो पॉलिसियां उसने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब जहां तक टीटीपी की बात है, वो अफगान तालिबान उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन करने से गुरेजा थे, नहीं करना चाह रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आप ऐसे करें, इनसे बातचीत करें। बातचीत में भी आगे पेशरफ्त नहीं हुई,
क्योंकि उन्होंने बुनियादी जो 3 मुतालबे रखे हुए थे कि आप साबका फाटा का पुराना जो स्टेटस है बहाल करें, शरीयत नाफिज करें, यहाँ से फौज को वापस बुला लें, ये वो रेड लाइन थी जो ज़ाहिर है कोई भी रियासत कबूल नहीं कर सकती। इससे वो टस से मस नहीं हुए और जो पिछले साल नवंबर में मुआहदा हुआ था वो उन्होंने 28 नवंबर को तोड़ दिया। इस 28 साथ में फिर आपने देखा कि सिर्फ दिसंबर के पहले 4 दिन 5 टेररिस्ट अटैक पेशावर में, मट्टा में, फिर करक में और वजीरिस्तान में, सिर्फ 4 दिन के अंदर ये 5 वाकयात। फिर छठा वाकया था हमारे सफीर पे काबुल में हमला और वो दाइश वालों ने कबूल किया। अब उसको आप दाइश कह लें, उसको टीटीपी कह लें, ये बुनियादी तौर पे इसने क्या साबित किया कि चाहे टीटीपी है, चाहे दाइश है, आईएसके है, कि प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप हैं, किसी और के ये आलायकार हैं, सहूलतकार हैं दहशतगर्दी के और अदम इस्तेहकाम फैलाने के। तो उन्होंने बिल्कुल ये साबित किया कि वो वाकईतन सहूलतकार, इसीलिए वो अपने मुतालबे से टस से मस नहीं हुए। अब इसमें अफगान तालिबान का क्या किरदार है? उन्होंने ये किया कि इन्हें कुछ सरहदी इलाकों से दूर कर दिया कि कोई नूर वली महसूद आपको मालूम है काबुल में रह रहे हैं अपनी फैमिली के हमरा, इस तरह और बहुत से टीटीपी के रहनुमा हैं वो भी काबुल के अतराफ में रह रहे हैं। तो जब तक अफगान तालिबान इस हवाले से दो टोक अंदाज में एक कंक्लूसिव एक्शन नहीं करेंगे टीटीपी के खिलाफ, वो हमारे खिलाफ हमें यही कचौके लगाते हैं। ये जो हमारे सिफारत खाने पर हमला था ये बहुत ही गैर मामूली था और इस पर शायद पाकिस्तान में हमने उस तरह से रिएक्शन जो है वो नहीं देखा। लेकिन मैं जनरल लोधी साहब, ये पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मुतालिबा ही ये था कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा ख्याल है जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, ये बारहा हमारे जो भी डेलीगेशंस गए हैं, जिस लेवल पर भी हमारी एंगेजमेंट जो है वो रही है, और ये हमला जो है वो हिना रब्बानी खैर साहिबा जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, उनका जब दौरा हुआ उसके फौरन बाद जो है वो इस अटैक का होना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो क्या ये जो अफगान हुकूमत है, वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट है, उसकी कैपेसिटी का इशू है या फिर कहीं ना कहीं वो टीटीपी को भी एज ए लेवरेज जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या रखना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले जो इनिशियली आपने बात की थी अपने तवक्कुआत के बारे में, तो वो तो सीधी सी बात है, मेरा ख्याल मैं इनसे एग्री करूंगा इम्तियाज गुल साहब से। ज्यादा हो गया तवक्कुआत जो है वो तो आपका अपना कसूर है ना, अगर आपने ज्यादा रखी है कम रखी है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि ये देखें फॉरेन पॉलिसी या जियो पॉलिटिक्स और ये इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये हो नहीं सकता कि आपकी फॉरेन पॉलिसी तो जामिद हो, आप टस से मस ना हो रहे हो, कोई पता ना चल रहा हो कि आप चीन के साथ हैं या आप किसके साथ हैं, और अफगानिस्तान के साथ आप एक लोअर लेवल का भेज दें। वो एक्सपेक्ट कम अज कम कर रहे थे कि आप फॉरेन मिनिस्टर को भेजें। बहरहाल आपने आप अपना जो भी तरीका था करने की कोशिश की, उसका जो भी उनका जवाब आया। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि देखिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो बड़े मुल्कों के इंटरेस्ट हैं और जो दरमियानी ताकतें जो उनके इंटरेस्ट हैं इस मुल्क में, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं मानता हूं इम्तियाज गुल साहब की इस बात से कि हम अपना घर सीधा करने के बजाय और कामों में लग जाते हैं, लेकिन और काम हैं, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग इसमें लोगों का हाथ नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर मानता हूं जब तक आप अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, और वो आपने बाद में चूंकि बहस रखी हुई है कि ये जो हमारी नजाकत है ये किस हद तक पहुंची हुई है, तो फिर आपके सफारतकार क्या करेंगे? मतलब वो आप ही के पावर को प्रोजेक्ट करते हैं ना। तो मेरा अपना ख्याल एक तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि कौन सा मुल्क है या कौन से ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहें। अब मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे 2 मुल्कों का नाम आपके ज़हन में भी आ जाएगा, मेरे ज़हन में भी है। दूसरी बात यह है कि वो कौन सा मुल्क है जो जब वापस आया है इस खित्ते में, और हाल ही में वापस आया है, ये चंद महीने की बात है, तो ये सारे मामला तेज हो गए। मतलब ये चीजें आपको मिलानी पड़ती है ना। अब ये इतने आप नाइव तो नहीं हो सकते, आप कहें कि नहीं जी नहीं वो तो कह रहे हैं हमारा कोई दखल नहीं है, हम तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं। अरे भाई जहां से वो मार खाकर गए हैं उस मुल्क में वो अमन चाहेंगे? कोई मतलब थोड़ी लॉजिक होती है। वो बिल्कुल अमन नहीं चाहते अफगानिस्तान में, वो वहां पर बदमनी चाहते हैं ताकि चाइना वहां पाँव न जमा सके, पाकिस्तान वहां से सेंट्रल एशिया की तरफ न जा सके। ये सारी चीजें तो हैं। मगर लेकिन लोधी साहब एक चीज की जरा वजाहत कीजिएगा, हमने अपने बारे में भी फैसला करना है। ये जो सीज फायर वाला फैसला था, हमारी फौज का भी बड़ा तजर्बा हो गया है,
बहुत बहस भी इस पर पिछली 2 दहाइयां इसी में गुजर गई हैं कि दहशतगर्दी का करना क्या है। तो क्या बातचीत ही आपको लगता है कि अल्टीमेटली जो है वो किसी न किसी सूरत में करना होगी, जिसकी शक्ल हमने सीज फायर में देखी, या फिर कोई और अल्टरनेटिव भी आपको जो है वो इस वक्त जो है वो नजर आता है इस मामले पे, ये जो टीटीपी वाला इशू है? जी जी, देखिए मैं तो हमेशा से इस चीज का हामी हूं, बातचीत और जंग यक वक्त भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आपने या ये करना है या वो करना है, दिस एंड दैट की बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि आखिरी बंदे को नहीं मार सकते आप। अगर आपका ये ख्याल है कि फिर आप लड़ते रहें, 20 साल 30 साल लड़ते रहें, अगर आपका ये ख्याल है कि आप काबुल में जाके हमले करेंगे और जाके इनसे बात करें। देखिए, एक तो हमें थोड़ा अपने आप को असर्ट करना है। ये अफगानिस्तान कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि हम उनको ये भी ना बता सकें कि ये जो आपने लोगों को बैठाया हुआ है ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और हमें अभी इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि हम ये जो एक झुक जाते हैं ना कि या एक तरफ या दूसरी तरफ, या सिर्फ बातचीत या सिर्फ लड़ाई और बातचीत को साथ की साथ रखें। और बातचीत सिर्फ होगी हमारे कंडीशंस के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की ममलकत ने बताई हुई है, वो क्लियर कट कंडीशंस है। लेकिन ये है कि अभी हमें असर्ट करके अफगानिस्तान की हुकूमत को बताना चाहिए कि बस हमने आपका बहुत लिहाज कर लिया है, इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ ये भी याद रखें कि जैसा ये हमला हुआ है सफारत खाने के ऊपर और उन दिनों में हुआ है जबकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी ज़हन में रखें कि कौन चाहेगा कि आपके ताल्लुकात खराब हो। बड़ा नाजुक मामला है, तरीके से इस पे आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब मैं जनरल गुलाम असफर साहब, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है या सीज फायर वाली बात है, अब इसमें 2 राय, एक तो जाहिर बात है ये राय पाई जाती है कि ये खामोशी के साथ होनी चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे तो इस पर जो है वो बात होगी। लेकिन फिर इसका हमने दूसरी शक्ल देखी है कि फिर लोगों में जो है वो बड़ी बेचैनी देखी जाती है और उसकी एक मुजाहरा हमने फिर जो है वो उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हमने सवात के लोगों में जिस तरह से बेचैनी जो है वो देखी। तो इस पर किस तरह से आगे किस तरह से बढ़ना है? ये जो टीटीपी वाला मामला है, अफगानिस्तान की हुकूमत इस मामले को उनके साथ मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस पर आपकी नजर में आगे बढ़ने का रास्ता है क्या हमारे लिए? देखिए रहमान, जब से ये शुरू हुआ है मैं पहले दिन से ही मुज़ाकरात के पर्सनली भी खिलाफ हूँ। अच्छा। इसके वजूहात हैं। नंबर 1, मुज़ाकरात आपने करके टीटीपी को एक पॉलिटिकल एंटिटी का दर्जा दे दिया है आपने। ये हमें शायद ख्याल नहीं इस चीज का, लेकिन ये बहुत बड़ा हम ब्लंडर कर चुके हैं इसके ऊपर। नंबर 2, मुज़ाकरात जब की जाते हैं तो मुज़ाकरात आप करते हैं अपनी शराइत के ऊपर। हमने अफगान तालिबान के कहने पर ये मुज़ाकरात शुरू तो कर दिए, लेकिन ना उसका गारंटर था, ना कोई इसके बीच इंटरलोक्यूटर था। हम खुद ही अपने साथ मामला तय कर रहे थे, क्योंकि अफगान तालिबान का और ये हम सबको ये यकीन तो था कि वो इनके खिलाफ कोई काम करें, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसलिए नहीं किया, साथ मिलकर काम करते रहे वो लोग। उन्होंने इनकी मदद की है इनके खिलाफ, ये तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान इन लोगों ने, तो उन्होंने देश के खिलाफ कभी कुछ किया नहीं। उनके पास इनके लिए एक गोशा है। वो चाहते तो ये है कि पाकिस्तान पहुंच जाए और पाकिस्तान पहुंचकर भी वो इस सूरत में मौजूद रहे कि जब उनकी जरूरत पड़े, जिसको जरूरत पड़े वो इस्तेमाल हो सके। दे आर गन्स फॉर हायर, चाहे भी ले लें, दाइश जो भी बात पे आप काम कर लेंगे। और तीसरी चीज जो मैं ये समझने की हम नहीं समझ सके आज तक कि अमेरिका की फौज वहां से निकली है। अमेरिका वहां से नहीं निकला, अमेरिका नहीं निकल सकता इस खत्ते से। मैं बार बार ये बात करता रहा। आप इस स्टेज पे आप आ गए हैं कि अब आप मुज़ाकरात अगर आप भी करेंगे, आप दैट मीन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज सरेंडरिंग टू दीज, जो भी आप कह रहे हैं इनको टेररिस्ट कह लें, जो भी कहना चाहते हैं इसको, ऐसे मुज़ाकरात बात नहीं हो सकती। इसमें लोग भी बात कर रहे थे कि साथ साथ चल सकते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ बातचीत करने के लिए काफी बड़ी स्ट्रेटजीज बनती हैं। उसमें मेरा अपना पहले ख्याल जाती तौर पर यह था कि शायद बातचीत के जरिए इनको आपस में तकसीम करके जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। अच्छा। बाकियों को अलग डील किया जाएंगे, साथ शायद और तरीके से डील करेंगे। वो भी नहीं हुआ। हम टॉप लेवल बातचीत शुरू कर दी, जो तरीका ही नहीं है अफगान तालिबान के साथ बात कर लें। इनके साथ जब कबायली लोगों में जो आप जाते हैं तो बातचीत बड़े लो लेवल से आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। वो बड़े मतलब उनकी हंडियां पकने में काफी देर लगती है। हमें ये जल्दी थी कि हम आज बस मुआहदा करके कल कोई सारी दुनिया को सुना देंगे और मामला सेट हो जाएंगे। ऐसे होता नहीं है यहाँ पे। अब हालात जो पाकिस्तान के हैं वो हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके साथ में डील भी करना है। इनके साथ इनसे डील करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे तालिबान, अफगान तालिबान को लेके आए तो गारंटी भी देंगे साथ इसको कि कल को ये दोबारा सामने उठाएंगे। वो लोग जो पाकिस्तान में मगर जनरल साहब, ये मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था। चले ये यहाँ पर तो आपका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते,
लेकिन ये जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, इसको फिर आप किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो डील करना चाहिए? क्या इनके साथ ये स्टेटस इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि मामला तो वहां पर भी आगे नहीं बढ़े, ना उनकी जो है वो रिकग्निशन हो रही है। देखिए, पाकिस्तान ने जब शुरू किया था कि हम रीजनल अप्रोच अपनाएंगे और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सारे रीजन में गए, क्योंकि जैसा मैं पहले कह चुका हूं, इंटरेस्ट और लोगों का है इसमें। हमने अपने इंटरेस्ट की बात नहीं की, और लोगों के इंटरेस्ट की हम बात करते रहे हैं। इनको जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इनको इंटरनेशनल एरेना में लाके आप इनके ऊपर कोई प्रेशर डाल नहीं सकते इनके ऊपर। जब तक आप प्रेशर तो आपको इंटरनेशनली डालना पड़ेगा ना। पाकिस्तान अकेला इन पर क्या प्रेशर डालेगा? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी पाकिस्तान तो नहीं कर सकता साथ सरहद बंद कर दे या उनको भूखा मरने दे वहां पे। ये तो पाकिस्तान नहीं कर सकेगा इसको। उनको अगर आपने लेके आना भी है, अभी चीन वहां पे मौजूद है और चीन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनको बहुत इमदाद भी दे रहा है, उनको सर्वाइव भी कर रहे हैं उसमें, और लोग भी कर रहे हैं उसके लिए, ईरान भी कर रहे हैं इसमें। लेकिन रीजनल अप्रोच ठीक थी पाकिस्तान की, उसको हमने सही परसू किया या नहीं किया, वो देयर इशू। आई थिंक वी नीड टू रीस्टार्ट दैट प्रोसेस, और पाकिस्तान को लीड लेनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो पाकिस्तान है इससे। अच्छा, ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाकिस्तान है इससे। ठीक है, गुफ्तगू हमारी जारी है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जाने से पहले बात हो रही थी सिक्योरिटी के मामलात पर, उसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जनरल लोधी साहब, आपकी इस पर क्या टेक है? ये सियासी अदम इस्तेहकाम वाली, हमारे दुनिया में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जहां पर पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी उसे कह लें या सियासी तब्दीलियां उसे कह लें, वो होती रहती हैं। बाद औक़ात हम भी उन्हें कहते हैं देखिए कि वो रूटीन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में क्या आपको लगता है बहुत गैर मामूली बात है ये पोलराइजेशन और अदम इस्तेहकाम? ये गैर मामूली इसलिए है कि यहाँ पर अदारे कमजोर हैं। अगर अदारे मजबूत हो, जैसे भी आपके सामने यूके में 2-3 दफा गवर्नमेंट चेंज हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जगहों पर भी होती है। लेकिन अगर आपका हमारे केस में लेटर से पुलिस का महकमा, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपका नैब, आपका FBI, ये अदारे अगर मजबूत हों और अपने चाल पे चलते रहे रिस्पेक्टिव के कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फिर तो ये काम हो सकता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा। चले वो अदम इस्तेमाल। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि टॉप वाला जो बंदा है वो नीचे पटवारी तक को हिला के रखता है। मतलब ये कि ये मैं कमिश्नर और उनकी DIG की बात नहीं कर रहा, वो तो आपके सामने है कि वो IG को खुडे लाइन लगा दिया, फिर अदालत ने बहाल कर दिया, फिर वो आगे। ऐसे मुल्क नहीं चलते मेरे भाई। जब तक आप ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बन रही है, असल में हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जब पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता है तो नीचे तक उसके असरात जाते हैं। ये असरात अगर जाने बंद हो जाएं, अगर अदारे मजबूत हो जाएं, अपने पांव पर खड़े हो जाएं, फिर ये जो आप बात कह रहे हैं हो सकती है। फिलहाल ऐसे ही है कि इस अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम है, और उसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी जो है वो सख्त नाजुक मरहले में है। ये तीनों चीजें जुड़ गई हैं इस वजह से कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है इसमें। तो ये मेरा ख्याल जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। ये मैं नहीं कहता कि क्या करें, इंतखाब करें या ना करें, लेकिन ये अगर बैठे नहीं, इन्होंने बात नहीं की और इस बात को समझा नहीं कि कितना जरूरी है इस अदम इस्तेकाम को दूर करना, तो फिर तो मामला आगे नहीं चल सकेंगे। अच्छा, इम्तियाज गुल साहब, आपके इस पर क्या टेक है? ये अदम इस्तेकाम तो है, मुज़ाकरात की बात भी जो है वो कहीं ना कहीं पर चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा मसला भी है कि क्या कोई बात हो सकती है, क्योंकि जो पोलराइज माहौल हमारे इस वक्त जो सियासत में है, जिस तरह हमारे जो बयानिए हैं वो दोनों तरफ जो है वो इंतहा पर मौजूद हैं, तो क्या इसमें कोई आपको लगता है कोई बातचीत का इम्कान है? जी, मेरा ख्याल है बातचीत तो चल रही है। अभी सदर ममलिकत ने कई बार, जिसका मैंने जिक्र किया, एक तकरीब में थे तो उन्होंने बिलवासा तौर पे ये इशारा दिया कि भाई ठीक है, आपके बयानी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलकर आप बात तो करें, इस कश्ती को बचाएं। ये कश्ती रहेगी तो आपकी सियासत रहेगी, वरना ये यूं ही डामाडोल रहेगी। और डामाडोल है तो ना फिर वजीर आजम हाउस चल सकेगा, ना फिर जनरल हेडक्वार्टर चल सकेगा। लिहाजा मेरा अपना ये ख्याल है कि सबको शायद इस बात का एहसास है कि सियासतदानों को मिलकर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। गुलाम अजफर साहब, ये मौका आपको लगता है कि आगे जो है वो आ सकता है? और फिर ये कि ये ऐसे माहौल में कहाँ आपको लगता है बैठकर जो है वो ये रोड मैप तय किया जा सकता है, या सियासी कुव्वतें बैठकर इन चीज़ों का, ये जो हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, इनका रोड मैप जो है वो तय कर सकती हैं ताकि ये मुतनाज़े ना हो, या इन पर जो है वो उस तरह के तनाज़ात ना हो जो हमारे दीगर सियासी मामलात पर होते हैं?
देखिए, जिस दिन आपकी जो गवर्नमेंट है ये ओनरशिप ले लेगी, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान समझ जाएंगे कि नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी है, फौज की नहीं है, ही इज द मैन हु मस्ट कॉल द शॉट्स। वो है जिनको सारी आपकी डिफेंस पॉलिसी देनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी। जिस दिन वो ये काम करना शुरू कर देंगे, आप देखिए फौज भी लाइन पे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है उनके लिए। और अगर कहीं उनको जरूरत पड़ती है, डेफिनेटली ठीक है, उनके लिए हेल्प के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। दूसरी चीज जो है, जो सियासतदान मुल्क की बागदौड़ जब तक ये खुद नहीं संभालेंगे, जब तक ये खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, बैठ के आपस में बात नहीं करें, खुद मामला तय नहीं करेंगे, जब तक ये पहले भी बात हो रही थी कि हम दूसरों की तरफ देखते रहेंगे, आपके मामला आगे नहीं चलेंगे। वक्त ये है, और मैं समझता हूँ वे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए कि फौज अगर एक तरफ हट के बैठ गई है तो क्या हमारी जो सियासी लीडरशिप है, चाहे वो पीडीएम है, चाहे पीटीआई है, वो ये जिम्मेदारी लेने के अहल हैं कि हम बैठ के अपने मामला हम खुद तय करेंगे ताकि इस मुल्क को आगे चलाया जा सके। अगर वो कर सकते हैं, और करना चाहिए उनको, अगर वो कर लेते हैं ये, तो आप देखिएगा कि फौज का रोल ओवरऑल वैसे भी कम हो जाएगा, लेकिन जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, फौज इज एन इंस्ट्रूमेंट। फौज का पॉलिसी साज इदारों में फौज का रोल उतना ही होना चाहिए कि एडवाइजरी रोल तो दिया वो उसको। अच्छा, लेकिन जिस दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के आपको ये बताना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान खतरात ये हैं, इनको डील करने के लिए मैं ये काम करने हैं, फौज ये करेगी, एयरफोर्स ये करेगी, नेवी ये करेगी, बाकी ये करेंगे काम, आप देखिए मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जनरल नईम लोधी साहब, अब क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे सियासी बयानियों में इसका बहुत जिक्र रहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से, जाते जाते जो साबिक फौजी सरबराह थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कह के गए कि अब हमने फैसला कर लिया है कि अब मुदाखलत नहीं करनी, इन सियासी मामलात में जो है वो नहीं पड़ना। क्या वाकई बिल्कुल ला ताल्लुक जो है वो रह सकती है फौज या इदारा जो है वो इन सियासी मामलात से? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सिस्टम में जो है वो सराहियत कर चुकी हैं। जी, आप सही कह रहे हैं, ये जो सिस्टम में सराहियत वाली बात है बिल्कुल मौजूद है। पहली बात तो ये कि चूंकि जनरल बाजवा अब चले गए हैं तो उनकी कोई मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा। बस ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत कोशिश की जमहूरियत को कंधा देने की, वो फिर कामयाब हुए नाकाम हुए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जाते जाते उनको ये जोम कैसे पैदा हुआ कि अब फौज ये करेगी और ये नहीं करेगी। भी आप तो चले गए, 6 साल तक आपने जो करना था कर लिया, अब आप कैसे ये गारंटी देके जा सकते हैं कि फौज क्या करेगी और क्या नहीं करेगी? इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ। अच्छा। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें बात जनरल साहब ये बात दरमियान में होती रही, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली उनसे सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं है, फौज ने फैसला किया, फौज के अंदर एक डिस्कोर्स हुआ जिसके बाद इसने ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है। हाँ जी, मेरा भी ये ख्याल ऐसा हुआ होगा, अल्लाह करे ऐसा हुआ, और अभी पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा। तो बात यह है कि जब आपको आदत हो कि आपके सर पे किसी न किसी का हाथ रहे और वो हाथ रहा हो 70 साल तक, तो वो हाथ उठ जाए तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके सर पे कुछ नहीं है। और जिनको आदत नहीं है वो बार बार देखेंगे कि वो सर पे हाथ मारेंगे कि ये किधर है वो हाथ। और दूसरी बात ये है कि जिनको यकीन नहीं है उनको बड़ा टाइम लगेगा यकीन करने में। जैसे इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं, हम देखने वाले लोग हैं, एनालाइज करने वाले हैं। हमें लाख कहते रहे आपके जी फौज अभी निकल गई है इससे, हम तो उस वक्त मानेंगे जब हमें भी नजर आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपकी तकरीरों में, आपके ISPR के बयानिए में ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप किसी की साइड नहीं ले रहे। ऐसा नहीं हो रहा कि आप एक की बात पे नाराज होते हैं और दूसरे की उसी बात पे आप कोई नाराज नहीं होते। तो ये हमें देखना पड़ेगा। हम इस उम्मीद के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह ताला फौज को इससे दूर रखे। लेकिन इसके बाद फिर आपने एक बात की है, उसको मैं जरूर इसमें तायद करूंगा इस लिहाज से कि देखिए, जब हमें पता है कि सियासत का ताल्लुक मईशत से है और हमें पता है कि मईशत का ताल्लुक सिक्योरिटी से है, और फौज ये कैसे बर्दाश्त करेगी अगर उसको ये पता चले कि भी सियासत में जो स्टेबिलिटी ना होने की वजह से मईशत अनस्टेबल है, और अनस्टेबल मईशत में इतनी बड़ी फौज को रखना नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या बैठे तमाशा देखते रहेंगे
कि जमहूरियत डुबो दे मुल्क को और हम जो देखते रहे कि जी कि कैसे मामला चल रहा है। तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि फौज वापस नहीं आएगी या वो करेगी, बाकी वो गारंटी दे गए, अल्लाह ने उसको पूरा करे। मैं अगर इम्तियाज गुल साहब, क्या इन ताल्लुकात को रीसेट करना, मैं तो देखिए ऑन द फेस ऑफ इट स्टेटमेंट को और जो बातें हो रही हैं इनको इसी तरह से जो वो लेता हूँ कि एक पॉलिसी बयान है, तो क्या इन ताल्लुकात को रीसेट करना जो है वो मुमकिन है या आसान है, आपकी नजर में हो सकता है? बहुत मुश्किल है मौजूदा हालात में, और पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, खासतौर पे मुआशी सूरत हाल, वो इसी तजाद की वजह से है। अब चूंकि बार बार की ये मुदाखलत रही है बराह रास्त बिल वास्ता, उसके बावजूद देखें ना, जब इस मुल्क की हालत ये हो कि सियासी हुकूमत नए टैक्स लगाना चाहती है कारोबार पे, बड़ा कारोबारी बिजनेसमैन जो है या सनतकार है, सरमायाकार है, वो टैक्स नहीं देना चाहता, तो वो हुकूमत वजीर आजम की बजाय वो जनरल हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। तो जब तक ये रविश खत्म नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते। बल्कि अभी तो जो इतनी मखदूस सूरत हाल है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हमारे सरों से हाथ उठा लिया कि अब ये जो मांगे तांगे की मईशत है अब वो नहीं चलनी है। सही। अब देखिए, मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ। एक सदर साहब हमारे एक तकरीब में आए थे इस्लामाबाद में। आप तसव्वुर करेंगे कम से कम 2 दर्जन अफराद उनके इर्द गिर्द थे, ऐवान सदर से आए हुए थे। अच्छा। किसी ने वॉकी टॉकी पकड़ा हुआ है, कोई गनमैन है, कोई सिक्योरिटी वाला है, कोई इंटेलिजेंस वाला है। क्या ये मुल्क इस किस्म की अयाशियों का मुतहम्मिल हो सकता है? जब तक ये वाला गवर्नेंस मॉडल खत्म नहीं होगा, यानी अगर उनकी जगह वजीर आजम होते तो हो सकता है कि 50 लोग हो। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इन्हीं मामलात पर जो है वो बात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर। इम्तियाज साहब, चीजों को अगर रीसेट करना है तो एक रोड मैप जो है वो इदारे की तरफ से और एक रोड मैप सियासतदानों को भी जो है वो डिसाइड करना है। तो ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको मिलकर ही फैसला करना है। अब सियासतदानों में तो हो ये रहा है कि सिर्फ वहां पर तो कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, तो फिर ये मामला जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या सियासतदान अगर लेट्स से क्या इस मौके से जो है या इन हालात से जो है वो फायदा को उठा सकते हैं? क्यों नहीं उठा सकते जी? तो अब अगर उनके अपने खाते जो बनाने की ख्वाहिश है, हवस है, वो अगर खत्म हो जाए और वो वाकई उन लोगों का सोचे जिनके कंधों पे ये सवार होके इक़्तिदार में पहुंचते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हालात बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन आज भी आप तकरीरों का लेवल देख लें। अभी मैं सिंध असेंबली की तकारीर सुन रहा था, कौमी असेंबली की तकारीर। हमारे रहनुमा ये लगता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ये अरकान हैं, ज्यादातर ऐसे ही हैं। तकारीर का मतलब कोई इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है कि उनको भी फॉरवर्ड लुकिंग चीज तो नहीं। उन्हें एक हदफ तनकीद मिला हुआ है, इमरान खान है, इमरान खान चोर है, इमरान खान डाकू है, इमरान खान तमाम बुराइयों का एक एम्बॉडीमेंट है। लेकिन उन्हें दूसरी तरफ नजर नहीं आता जिनके ऊपर 40-40 केसेस बने थे और जिसने बनाए थे उन्होंने उन्हीं को वापस लिया है। फिर मैं मगर जरा ये गुलाम असफर साहब, आपकी इस पर क्या टेक है? हमारी सियासी जो बयानिए हैं और ये मेरा ख्याल है 2014 से लेकर अब तक ये हाल है। 2014 में उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की जो है वो उसके बाद बात होती रही, फिर 2018 के इंतखाबात हुए उस वक्त भी बात होती रही, फिर अभी जो है वो जब इमरान खान की हुकूमत गई तो उसके बाद भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की ही बात होती रही। हमारे सियासी बयानियों में से ये चीजें जो है वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में निकलती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, ये शायद हमारे नजर से नहीं गुजरा। ये MBS के ऊपर जो एक खशोगी के जो मर्डर का केस था US में, उसको खत्म कर दिया गया है। हालांकि जो बाइडेन ने बार बार कहा था कि मैं इसका कुछ ना कुछ करके छोड़ूंगा। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में उनकी स्टैब्लिशमेंट इतनी तकड़ी है कि वो अपने मकासद के तहत जो केस चाहे, क्योंकि MBS उनको चाहिए इसलिए केस खत्म करा दिया उन्होंने। देखिए, बात में जो कर रहा हूं ये है कि हमारे यहाँ ये नहीं होगा। ये आप जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, जो मर्जी कह लें, नहीं है। इसलिए नहीं होगा कि जिनकी बेसिक जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी गुल साहब बात कर, मैं 100% एग्री करता हूं। आप आज होराइजन पे देख लीजिए,
जितने भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या इनमें से आपको कोई एक ऐसी शख्सियत नजर आती है जो बिल बैठ के आपको किसी भी एक सब्जेक्ट पर जो आपकी कौमी जरूरत का है उसके ऊपर आपको एक हिस्से नैरेटिव को दे सके आपके ऊपर, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, कोई कर सकते हैं इसमें कोई। बदकिस्मती है ना तो ये नेशनल असेंबली में डिस्कस होता है, क्योंकि सिस्टम आपने ऐसा खूबसूरत बना दिया है कि आइन इन सब को प्रोटेक्ट कर रहा है अवाम के बजाय। सिस्टम आपने ऐसा बना दिया है कि नेशनल असेंबली जहां पे आपकी इज्तिमाई जो दानिश थी वो कैद है, वहां पे कैद इसी के से है कि जो पार्टी लीडर के खिलाफ कोई बात हो नहीं सकती, वहां पे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात हो नहीं सकती, यहाँ पे ओपन डिस्कोर्स आपका वहां पे हो नहीं सकता। आप मुझे ये बताइए कि जिस नेशनल असेंबली से कानून पास होता है फिर सेनेट में जाता है, फिर वो कानून पास हो जाता है, पास होने के बाद कानून गलत पास कर दिया, हाँ। से उसके खिलाफ करारदाद मंजूर होती है, फिर उसको वापस करते हैं। आप जब हम सब ये चाहते हैं कि फौज जो मसाइल हैं उनसे फौज अपने आप को ले, चाहे वो आपकी इकोनॉमी है, सब हम बात कर रहे हैं, जिसको अच्छा है वो दिन दिन बिगड़ रहा है, उसकी बेइज्जती की तो बात नजर नहीं है। तो इस ऊंट को किसी कल तो आपने बिठाना है ना। 25 करोड़ आवाम को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि चूंकि फौज इसमें दखल नहीं देगी, इसलिए इस मुल्क का जहां तक। ठीक, बहुत शुक्रिया। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल ये बहस थी हमारे सिक्योरिटी मामलात पर। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।